हेलो दी, प्रैक्टिकल बात कैसे करें और इमोशंस ना शो हो पाएँ। दी, आप क्या फ़ील करते हैं और थोड़ा खुद को मिस्टीरियस कैसे बनाएं। देखो, अपने बोर्ड के एग्ज़ाम याद हैं? बोर्ड के इन अ सेंस 8th से लेके 12th तक के, या फिर ग्रेजुएशन में भी अगर दिए होंगे। कुछ प्रश्न होते थे अति लघु, कुछ होते थे लघु, कुछ होते थे दीर्घ। कई बार सेम टॉपिक पे होते थे, तो हम अति लघु में कम शब्दों में वो बात कहते थे, लघु में उससे ज़्यादा, और दीर्घ उत्तरीय में उसी बात को पूरे पेज में कहते थे। सेम गोज़ विद योर थॉट्स। अगर आपको किसी के साथ मिस्टीरियस पेश आना है तो अपनी बातों को कम से कम शब्दों में अति लघु वाले स्टाइल में बोलना है, ठीक है। दूसरी चीज़, आपके इमोशंस शो ना हो पाएँ, है ना। तो अपने आप को पर्पज़ली बोलो कि मुझे नहीं शो करने हैं। हमारे इमोशंस किस चीज़ से शो होते हैं? हमारे आई कांटेक्ट से, हमारे हाथ पैर कैसे चल रहे हैं, हम उसको टच करके बात कर रहे हैं क्या, हमारा पर्सनल उसके साथ कनेक्शन उसके नाम को बोलने की वजह से बन रहा है। ये सब चीज़ें बंद कर दो, आपके इमोशन दिखने बंद हो जाएंगे एंड यू विल बी कट टू कट। इतना ही है, सॉर्टेड। इसी तरीके के एपिसोड 92 के 147 कमेंट्स हैं। देखते हैं उसमें से कितने क्वेश्चन हैं, कितने सक्सेस स्टोरीज़ और कितनी सिर्फ मेरी तारीफ़ें हैं। तो जितने भी प्रश्न हैं कोशिश करूँगी सबका जवाब देने की। चलो आज इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए आओ बहन बातें करें। क्या आप जो प्रोडक्ट यूज़ करती हैं वो लगातार यूज़ करने से ही असर दिखेगा? अगर बंद कर दें तो बंद तो नहीं हो जाएगा? और क्या ये इतनी महंगी है या इससे सस्ती महंगी भी हो सकती है? इसके बारे में थोड़ी जानकारी दें। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें जो इन्होंने थर्ड बात पूछी है वो ये कि मेरे चेहरे पर पिगमेंटेशन है, क्या ये इसे ठीक कर देगा? कुल मिला के ट्रस्ट इशूज़ एंड रेट को लेके फ्रस्ट्रेशन, ठीक है। अब जो क्योर स्किन ऐप है ना, मुझे इसे यूज़ करते हुए ना लगभग 2.5 साल हो गया। जब भी मैंने चैनल स्टार्ट किया था ना, उसके कुछ महीने बाद ही ये प्रोडक्ट मेरे पास आए थे फॉर ये कि आप चेक करो कैसे हैं, और इसके बाद फिर मैंने यूज़ किया। लेकिन तब से लेके आज तक मैं इनके प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ। क्योंकि देखो, अगर आप अपना प्रोडक्ट कोई भी यूज़ करोगे, रेंज इनकी किफ़ायती है ना। आपके जो असर दिखता है स्किन पर उसके हिसाब से 1600 रुपये की मेरी किट है ना, वो आपके 3 महीने तक लास्ट करती है। तो लगभग 500 साढ़े 500 रुपये आपका मंथली खर्चा होता है, जिसमें आपको मिलता है कस्टमाइज्ड स्किन केयर। ऐसे ही रैंडमली कुछ नहीं, जो आपकी स्किन के लिए प्रॉपरली डिजाइन करा गया है। मेरे को मेन डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है ना, उसके लिए कितनी बार मतलब मैंने कुछ चीज़ें, बादाम का तेल और ये लगाओ, खीरा लगाओ, आलू घिसो, मैंने सब करके देख लिया था। ऑब्वियसली आपके चेहरे पर जब कुछ होता है फ्लो, है ना, वो लोगों को देखे उससे पहले आप भी शीशा देखते हो, आपको नजर आता है, और आप अपना को कवर अप करने के लिए कुछ भी कह दें, वो चीज़ खलती भी है कि हाँ ये मेरे फेस पे बुरा लग रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली सब लोग काफ़ी कुछ ट्राई करते रहते हैं, लेकिन कोई भी और स्किन केयर ब्रांड इस तरीके की चीज़ नहीं बनाता कि आपके स्किन के अकॉर्डिंग पूछ के आपसे और जो उसकी ज़रूरत है उसके हिसाब की चीज़ें बनाए। सबसे बड़ी बात, डॉक्टर इन्वॉल्व है, और कोई भी जो ब्रांड इस तरीके के हैं भी ना, उनमें डॉक्टर्स इन्वॉल्व नहीं हैं। आप उनका क्वेश्चनर देखना, और ब्रांड का और इसका, इतना प्रिसाइजली ये लोग जो क्वेश्चन पूछते हैं आपके पीरियड्स के बारे में, आपकी एज के बारे में, आप कोई धूम्रपान वगैरह ये सब तो कुछ नहीं करते, आप ब्रेस्ट फीडिंग तो नहीं है, आप प्रेग्नेंट तो नहीं है, हर तरीके की छोटी से छोटी चीज़ आपसे पूछी जाती है, जबकि और ऐप्स में नहीं होता इस तरीके का कुछ भी, ठीक है। मेरी किट है 1600 वाली। आपको बहुत जल्दी रिजल्ट चाहिए तो एक इनके पास किट 2100 वाली भी है, उसमें भी असर होगा, इसमें भी असर होगा, लेकिन उसमें रिकवरी फास्ट होगी। तो अगर आपकी स्किन पे सीवियर प्रॉब्लम है और आपको चाहिए कि मेरी स्किन बहुत जल्दी ठीक हो जाए, सोचो घर में शादी है या कुछ और है कि उससे पहले ठीक ठाक सी हो जाए, तो आप एक लिमिटेड टाइम पीरियड में, बजाय 3 महीने का इनका एक कोर्स है, देखो वो तो आपको अच्छे से करना ही है ना। उसके बाद भी आपकी स्किन अच्छी बनी रहे, उसके लिए मैं यही रिकमेंड करूंगी, तो मत छोड़ो उसे, लगातार करते रहो। इसमें जो आपका फेस एनालिसिस होता है ना, उसमें बिल्कुल आपके जितने भी आपको पता है ना, उससे भी ज़्यादा वहाँ पर कई बार डिटेक्ट हो जाते हैं इश्यूज जो स्किन में है, लेकिन आपको कई बार फिल्टर में फोटो खींच रहे हैं, इस वजह से पता नहीं चल रही, आप ध्यान से अपना फेस देख ही नहीं रहे, वो सारी चीज़ें डिटेक्ट हो जाती है, उसके अकॉर्डिंग आपकी किट बनाई जाती है। फिर मिलता है आपको मंथली फॉलोअप,
जिसमें आपका मंथली चेकअप होता है। अगर उसके बीच में भी कोई प्रॉब्लम आती है तो भी आप डॉक्टर से बात कर सकते हो। इसके साथ ही आपको मिल जाता है फ्री डाइट प्लान, आपको वाटर इनटेक का रिमाइंडर मिलेगा। हर चीज़ आपको फ़ोन में बार बार ये बताते हैं ताकि आपकी स्किन केवल बाहर से ना ग्लो करे, अंदर से भी उसके जो कारण है ग्लो खत्म होने के, उनको भी ये दूर करती है। तो क्योर स्किन आपका अंदर से भी ध्यान रखती है, सिर्फ बाहर से नहीं। जो डॉक्टर इसमें इन्वॉल्व है इस वाली ऐप में, जो आपसे बात करते हैं, जो आपके लिए किट बनाते हैं, उनका एक्सपीरियंस कितने साल का है, उनका क्वालिफिकेशन क्या है, ये सब चीज़ें आप खोल के देखो, ऐप उसमें मेंशन रहता है। क्योर स्किन ऐप पूरी तरीके से सेफ है। इसको डाउनलोड करने का लिंक आपको पिंड कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही मेरा कूपन कोड अप्लाई करना सुनीता100, जो आपको स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा होगा। अगर आप वो चेकआउट के टाइम पे कार्ड पे अप्लाई करोगे तो आपके 100 रुपये और कम हो जाएंगे, जितने की भी आपकी किट बैठेगी। तो चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दी, मैं आपसे बहुत मोटिवेट हूँ, पर मेरी एक प्रॉब्लम है। कोरोना की वैक्सीन होने के बाद मेरे हाथ पैरों पर वाइट पैचेस होने लगे। अब मेरा कॉन्फिडेंस कम हो रहा है। देखो, कोरोना की वैक्सीन बहुत लोगों को लगी थी, उसकी वजह से नहीं हो रहा होगा। टेक प्रॉपर मेडिकल एडवाइस, कुछ और रीज़न रहा होगा, और जो भी होगा, ये वाइट पैचेस ऐसा नहीं है कि उसका इलाज नहीं होगा। तो आप इलाज कराओ, टेंशन लेने की कोई बात नहीं, इलाज से सब ठीक होगा। नेक्स्ट, मेरे काम करने का वे सेम आपके जैसा है, बस हस्बैंड सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करते। मैं भी गवर्नमेंट टीचर हूँ, सब अकेले मैनेज करना पड़ता है। हस्बैंड बहुत ख़राब हैं, बस बच्चों के लिए जी रही हूँ। सिर्फ अपने माँ बाप भाई बहनों को ही चाहते हैं। जब उन्हें सेक्स की ज़रूरत होती है बस तब मीठा बोलते हैं, और फिर जब इच्छा पूरी हुई तब फिर से तेवर बदल जाते हैं। वो भी गवर्नमेंट जॉब में है, बट अपनी नौकरी करने में भी ज़ोर आता है, शर्म पे घर के लोन में दे देते हैं। अगर वो केवल सेक्स के लिए ही आपके पास आ रहे हैं ना, तो आप मना कर सकती हो उन्हें उस चीज़ के लिए भी, कि जब और किसी चीज़ से कोई मतलब ही नहीं है तो इससे भी मतलब मत रखो। रही बात सपोर्ट करने की और काम करने की, तो भाई जब आप मैनेज कर रहे हो, बच्चे हैं, अगर एक जना लापरवाह है, दूसरे को झक मार के उसको करना ही पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है ना हमारे पास कोई। तो आप कुल मिला के उनको लाइन पे लाने के लिए ये कर सकती हो कि जब आए उस चीज़ के लिए तो ठीक है, मना मत करो, लेकिन एक बार जता तो ज़रूर दो कि इस काम के अलावा भी कभी याद आती है कि मैं हूँ, या तो ये काम भी अपनी माँ बहन भाइयों के साथ ही निपटा लिया करो, फिर जब मुझे ज़रूरत ही नहीं है मेरी आपकी लाइफ में। तो एक दो बार उनको जता तो दो ही, और आप कहती भी होंगी मुझे लगता है। लेकिन ये है ना कि औरत यही सोचती है कि चलो यार ये भी मना कर दिया तो जो बचा खुचा रिश्ता है वो भी ना ख़त्म हो जाए। मैं समझ सकती हूँ ये वाली बात हो रही होगी, लेकिन किसी न किसी तरीके से आपको उन्हें समझाना तो पड़ेगा कि भाई बच्चे हैं, जो भी है, कल को आप पूरा इसमें ही जा रहे हो, हमारा क्या, हमारा रोल क्या है आपकी लाइफ में। अगर प्रायोरिटी चार्ट बनाएं हम कहाँ पर आते हैं, इस तरीके की एक आध बात सटीक शब्दों में, लेकिन उनसे कहते रहो डेली। उनके जिनके लिए वो मरे जा रहे हैं ना, उनके सामने ही बोलो कि सब आपके लिए तो अच्छा। आप लोग भी कभी नहीं उन्हें कहते कि उनकी पत्नी और बच्चों के लिए भी कुछ तो आपसे ज़्यादा ना हो, लेकिन आपके बराबर तो हो जाए। कल को अगर, सीधी बात है, देखो कड़वा बोलूँगी, लेकिन अगर कल को आदमी जब मरता है, सबसे ज़्यादा फ़र्क उसके माँ बाप पे पड़ता है या भाई बहनों पे पड़ता है? सबकी अपनी अपनी लाइफ है। माँ बाप के पास दूसरी संतानें होती हैं, भाई बहन अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब होता है वो उसका लाइफ पार्टनर ही होता है, या उसके बच्चे। तो ये चीज़ उनको कड़े शब्दों में आपको कहनी चाहिए कि कल को जब निकल लोगे ना तो हम डिस्टर्ब होंगे, ये कोई नहीं आने का। बाद में 2 दिन रो के सब बैठ जाएंगे अपनी लाइफ में कि हाँ एक था करने वाला, फ्री का, चला गया, अब कोई और ढूंढो। लेकिन हमारे लिए कोई दूसरा पति या दूसरा बाप नहीं आएगा। तो जब 2 टूक शब्दों में बोलोगे ना, साफ बात बोलोगे, मैं भी कुछ आ जाए समझ में। मतलब अभी तो बिल्कुल नीली है ना मामला, क्या पता कुछ हो जाए, वरना बिगाड़ा खाता तो अभी भी हुआ वही है, क्या ही फ़र्क पड़ रहा है। हेलो दी, कैसे हो आप? आपको देखकर ज़िंदगी अच्छी लगती है कभी कभी, वरना मन बहुत उदास रहता है। पति टीचर हैं, ताने मारते हैं, मेरी जॉब नहीं है। सास ससुर का खाना बनाते टाइम बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उन्होंने मेरी कोई हेल्प नहीं करी। देवरानी की शादी पहले हुई है, उसने सारी उम्र उनसे काम लिया, अब मेरे सिर पर बैठा दिया, क्या करूँ? देखो, काम लिया या नहीं लिया ये तो आपको बताई हुई बातों का ही पता चला होगा ना। जब से आप आई हो फिर आपकी जॉब नहीं है, आप घर में हो, तो एक वो हो गया कि चलो जी। बाकी जो पति ताने मारते हैं वो किस चीज़ के मारते हैं? अगर जॉब के ही ताने मारते हैं तो निकलो जॉब करने,
मना करें तो सीधे बोलो कि फिर ताने मारना या तो बंद करो। आदमी ऐसा नहीं है कि हाउसवाइफ बन के ज़िंदगी नहीं कटती, हाउसवाइफ बन के भी कट जाती है, लेकिन फिर उस चीज़ को लोग वैल्यू तो करें। उन्हें यही समझाओ कि भैया मैं हूँ घर में, इसलिए तुम्हें बना हुआ मिल रहा है, इसलिए तुम्हारे माँ बाप की सेवा हो रही है। अगर मैं भी नौकरी पे चली जाऊँगी तो फिर तैयार रहना, करने को तो मैं कर ही सकती हूँ, है ना। नहीं 50,000 की मिलेगी, 10,000 की मिलेगी, मिल तो जाएगी जब निकलोगी काम करने। तो ना एक चीज़ ख़त्म हो जाएगी इनमें से, या तो ताने, जॉब करने लगोगी, है ना। और ताने के साथ ही इनका रोटी का जो 24 घंटे वो होता है, बात ये नहीं होती करने की, बात होती है जब दिन के 3 से 4 या 5 मील हम लगातार बना रहे होते हैं ना, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, पूरी ज़िंदगी उसी में जारी होती है। तो कितने भी अच्छा कुक हो, कुछ भी हो यार, कभी तो फ्रस्ट्रेशन होगी, किसी लिए कोई और ज़िंदगी नहीं है, वो चीज़ है। बात ये नहीं कि सास ससुर का चलो जी देवरानी ने जब तक वो थी वो कर लिया या नहीं करवाया या कर लिया जो भी है, लेकिन अब आप आ गई, चलो आपका वो एक अलग चीज़ है। लेकिन ये जो ताने वाला सिस्टम है वो यही है कि ताने किस बात के दे रहे हो, तो मैं भी निकलूँ काम करूँ, फिर मेरे से यहाँ सेवा की उम्मीद मत करना। मेरे ससुराल में 2nd फ्लोर का घर है, मुझे सिर्फ एक रूम मिला है 1st फ्लोर पर। वहाँ के किचन और वॉशरूम अंजलि जेठानी यूज़ करती है, मुझे वॉशरूम यूज़ करने से मना किया गया। ड्राइंग रूम में बेड लगा के सोती हूँ, लेकिन सास दिन भर टीवी फुल वॉल्यूम में चलाती है, जिससे रेस्ट भी नहीं हो पाता। 8 घंटे की टीचिंग जॉब करके थक कर आती हूँ। सुबह जॉब पर जाने के टाइम बड़ी जेठानी किचन में तंग करती है, उन्होंने ऊपर का 2 BHK अपने लिए रिजर्व कर लिया, फिर भी ग्राउंड फ्लोर पर भी फैली रहती हैं। दिन के टाइम सास के रूम में घुस के दरवाज़ा बंद कर लेती हैं। मैंने बार बार अलग अलग किचन मांगा पर कोई सुनवाई नहीं। हस्बैंड सपोर्टिव है पर माँ से बात तक नहीं करते, उनका मन बहुत दुखी हो गया अपनी माँ से। वहीं मेरे पापा कहते हैं कि ससुराल के मामले में नहीं बोलेंगे, मेरी माँ भी नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ, प्लीज़ हेल्प दी। आप पर बहुत भरोसा है, आप पर प्लीज़ हेल्प। तो देखो, आपके भरोसे पे मैं ये कहूँगी कि मुझे आप पर भरोसा है, और आप पर नहीं, हर महिला पर भरोसा है। हम तभी तक किसी और की तरफ मुंह देखते हैं कि ये बात करे, ये हमारे लिए कुछ करे, जब तक हमें अपनी शक्ति का पता नहीं चलता। आप एक अडल्ट हैं, आप 8 घंटे टीचिंग जॉब करके आ रही हैं, आप बच्चों को पढ़ाने जा रही हैं, समझ रहे हो। तो आपको किसी की ज़रूरत क्यों है बात करने के लिए, कोई क्यों आपको किचन बना के देगा, समझ रहे हो। जो बात आपके पति से आप कह रही हो कि आप करो, आप खुद करो। उनका मन भर गया ये कह के सपोर्टिव का अचार डालोगे, ऐसे सपोर्टिव का आपकी दिन से सुबह से लेकर रात तक की लाइफ टॉर्चर हुई पड़ी है। आप उनकी पत्नी हो, वो कुछ कर नहीं रहे उसको सुधारने के लिए, सपोर्टिव हैं, तो क्या सपोर्ट है फिर, वो क्या ही फ़ायदा है उसका। तो आप खुद बात कर लो कि ऐसे तो चलेगा नहीं, एक दिन कड़े शब्दों में बात कर लो कि ऐसा तो चलेगा नहीं जैसे चल रहा है, अब मुझे बताओ करना क्या है। अगर उस घर में रह के होता है कुछ ठीक है, नहीं तो निकलो उस घर से बाहर। भैया यहाँ पे मेरे को जो तुम्हारे घर में समझ में आ रहा है वो है जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो जितना ज़्यादा फैल रहा है उतना उसको फैलने दिया जा रहा है। कोई रूल्स रेगुलेशन सही गलत का कोई फ़ैसला लेने वाला कुछ है ही नहीं, है ना। तो ऐसी स्थिति में एक जंगल राज सा हो जाता है। हर आदमी की अपनी जान बचाने की जिम्मेदारी फिर खुद की होती है। या तो जॉइंट परिवार है, बड़े ऐसे हैं जो समझ बूझ के डिसीजन ले रहे हैं, एक आज चलो कोई गलत कर रहा है लेकिन बाकी चीज़ें सही हो रही हैं, तब तक तो है सही, एक भरोसा रहता है कि आज नहीं तो कल नहीं ये सही फैसला लेंगे। लेकिन जिस घर के बड़े ही आंखें मूंद लें और फिर जो मंजिले वाले हैं जेठ जेठानी ये वो, फिर वो मचानी शुरू कर दें भसड़, तो भाई वहाँ नहीं चलता, वहाँ नहीं चलती ये चीज़ें। वहाँ आपको अपना स्टैंड लेना ही पड़ेगा, खुद बात करो, बनाते हैं वहाँ दें जगह, ठीक है। आपके वाले फ्लोर पे कोई यूज़ नहीं करेगा, सिंपल क्यों कर रहे हैं, जब जेठानी ऊपर का रख रखा है तो यहाँ का मैं रखूँगी, सीधे बोलो एक बार। और अगर ज़्यादा टी टा करें सब कुछ है तो भैया रह लो, सारे में तुम ही रह लो, फिर अपना अलग रहो सुकून से, क्या ज़रूरत है फिर ऐसे परिवार के साथ रहने से। मैं हमेशा कहती हूँ भैया परिवार मतलब जो हमारे सुख में सुखी दुख में दुखी हो। अगर हमारा खून चूस रहा हो उस परिवार से अच्छा है अकेले रह लो, जब मुसीबत आएगी तब की तब देखी जाएगी। हमारा व्यवहार अच्छा होगा तो परिवार नहीं होगा, कोई और खड़ा होगा उस टाइम पे। लेकिन रोज़ मरने से अच्छा कहना चाहिए एक दिन आदमी मर ले। आया है कि मेरे आज मैरिज एनिवर्सरी है, स्पेलिंग, लेकिन मेरे हस्बैंड ने स्टेटस नहीं लगाया, कह रहे हैं लोग पार्टी मांगते हैं, तो क्या हो गया, नॉट अ बिग डील। मेरे भी नहीं लगाते, आज तक नहीं लगाया,
मैं लगा लूँ उसको, हार्ट वार्ट भेज देंगे उस पर, कभी भी नहीं लगाते। और सही कह रहे हैं, पार्टी मांगेंगे मतलब जिनका लेना एक ना देना दो, एनिवर्सरी हमारी, शादी हमने निभाई इतने साल, दावत मांगने वाले दावत मांगने लगते हैं, होता है। हो सकता है उनका सर्कल ऐसा हो इसलिए नहीं लगाते। बात यह है कि आपने एक दूसरे को विश कर दिया ना। अगर आपको कोई छोटा मोटा गिफ्ट एक्सपेक्टेड है, मुंह से बोल दो, वो भी ना लाएं, खुद ले आओ, अपने लिए भी उनके लिए भी। सिंपल, इन ओकेजन्स में कलेश की नहीं, सच में अपने रिश्ते को मजबूत करने की वो बनाओ। एक आध बार आप एडजस्ट करके खुद कर लोगे, आगे से वो भी करने लगेंगे। कुल मिला के जस्ट एक दिन मेमोरी में आता है कि हाँ आज के दिन हमारी शादी हुई थी, जस्ट एक स्माइल, कुछ हो जाए ठीक है, नहीं तो बस एक याद है इस चीज़ को। लेकिन हम बहुत इंजॉय करेंगे, इस चक्कर में ना उस दिन कलेश हो जाता है अदबद के। बर्थडे एनिवर्सरी हमेशा ये होता है, तो इस चीज़ को अवॉइड करना सीखो, तो सारे ओकेजन आएंगे एक एक करके और आप उनको अच्छे से इंजॉय कर पाओगे। दी मेरी जेठानी एक कप भी नहीं धोती, स्कूल जाती है एज गवर्नमेंट क्लर्क, 8 से 3 बजे टाइमिंग है। दी कुछ बताओ ना कैसे अपने मेंटल पीस को बनाए रखूँ, काम करती रहूँ, फील तो देखो दी होता है। मेरा बेटा 3rd क्लास में है, उसे भी पढ़ाती हूँ। सास ससुर बहुत अच्छे हैं। अपनी जेठानी से कहो कि अगर उन्हें आदमियों की तरह घर पे कोई काम नहीं करना है, क्योंकि वो नौकरी करके आई हैं, तो आदमियों की तरह घर में तनख्वाह का एक हिस्सा देना शुरू करें, और वो हिस्सा फिर आपका होगा। आप उस हिस्से से मेड लगाएं या अपने पास रखें, फिर आपकी अपनी मर्ज़ी होगी। मैंने एक स्टोरी सुनाई थी इस पे कि एक परिवार में ये चीज़ थी सेम, और जिस दिन से ये वाली चीज़ फॉलो हो गई, तो जो 2 जेठानियाँ घर में काम करती थी, अब वो भी खुश थी क्योंकि उनको 10-10 हज़ार रुपये मिल रहे थे। ससुर जी ने यही बोला कि ये दोनों घर पे आके कोई काम नहीं करेंगी जो वर्किंग है, 10-10 हज़ार रुपये लेकिन ये देंगी जैसे घर के लड़के देते हैं। घर के लड़के भी काम नहीं कर रहे, ये भी नहीं करेंगी। आप दोनों जैसे संभाल रही थी वैसे संभालिए। इन 20 हज़ार से आपको लग रहा है कि काम में दिक्कत हो रही है, ये दोनों नहीं करवाती, आप उसकी जगह मेड रखिए या फिर आप खुद कर लीजिए। और सरप्राइजिंगली दोनों जिठानियों ने, जो घर पे काम करती थी, वो 10-10 हज़ार रुपये अपने पास रखने का डिसीजन लिया कि काम हम कर लेंगे, जहाँ 12 जनों का हो रहा था 14 का भी हो जाएगा, लेकिन हाथ में कुछ पैसे तो आएंगे। तो सेम ये है, आपके यहाँ भी अप्लाई कर दो यह चीज़ कि जेठानी जी आपको एक काम नहीं करना, मत करिए, बिल्कुल मत करिए, मैं कह भी नहीं रही। लेकिन जैसे आदमी अपनी तनख्वाह देते हैं ना घर चलाने के लिए, आपको भी एक शेयर देना पड़ेगा, और वो शेयर फिर मैं मेड रखूँ या कुछ करूँ, वो फिर मेरा होगा। इस चीज़ को आप 2 टूक बात करना, या तो काम करना शुरू कर देंगी, नहीं तो घर के सारे सब लोगों को बैठा के बात करना, नहीं तो वो पैसे देंगी, फिर वो पैसे आपके पास आएंगे, या तो मेड लगा लेना। आपको अगर काम की दिक्कत है या आपको लगे कि कर तो सकती हूँ, फिर वो पैसे देख के आपको थोड़ा मोटिवेशन लेवल बना रहेगा। ये चीज़ अप्लाई करो। नेक्स्ट मैम, मेरा क्वेश्चन ये है, मेरे पापा 6 महीने पहले एक्सपायर हो गए थे ड्यू टू कैंसर। तब से मेरी मम्मी बीमार पड़ी हैं, कभी आँख, कभी दांत, कभी जॉइंट पेन, कभी पाइल्स, तो कभी कुछ। मेरे 2 भाई हैं, एक कुछ करता नहीं, अनमैरिड है, और दूसरा दोनों अलग घर में रहता है, दूसरा जो मैरिड है। दोनों भाई भाभी मम्मी की केयर नहीं कर रहे ढंग से, मम्मी रोती रहती हैं फ़ोन पे, क्या मैं उनको अपने पास ले आऊँ? मेरे 2 बच्चे हैं छोटे, और मैं विजुअली इम्पेयर्ड भी हूँ एज़ यू नो, बताइए प्लीज़ क्या करूँ? फीलिंग हेल्पलेस फॉर मम्मी। या तो आप ले आओ, नहीं तो आप ये कर सकती हो, फुल टाइम मेड अपनी मम्मी के लिए लगवा दो, आपसे भी ज़्यादा अच्छा ध्यान वो रख लेंगी, बिलीव मी, क्योंकि उसका काम होगा ये। केयर टेकर अगर हम रख देते हैं ना, तो बीमार आदमी के लिए हमसे ज़्यादा अच्छा वो कर लेता है, क्योंकि हम अपने सारे कामों के साथ उनको करेंगे। कई बार कर भी नहीं पाएंगे, कई बार करेंगे लेकिन इरिटेट हो जाएंगे। अगर आप ये करो तो इससे ज़्यादा बेहतर ही होगा। अगर अपनी मम्मी को यहाँ लाना भी है ले आओ, लेकिन आप खुद करने के हिसाब से मत लाओ, केयर टेकर रख लो उनसे पर डे के हिसाब से जितने भी वो ले, तब वो ध्यान रख लेगा या रख लेगी, बेस्ट है, तब हो जाएगा। दी मैं एक प्राइवेट टीचर हूँ, घर पर ही कॉस्मेटिक की शॉप है। आप कहते हो कि ज़रूरी काम पहले करो, वो करके ही आगे हिम्मत नहीं होती। जैसे मेरे पास फॉल वगैरह के लिए साड़ी आती हैं, डस्टिंग एटसेट्रा का काम रह जाता है। बच्चों की स्टडी पर कैसे फोकस करूँ? बड़े लड़के की 10th क्लास है, प्लीज़ हेल्प मी। देखो, ज़रूरी जो है वो करना है ना हमेशा, और यही मैं भी फॉलो करती हूँ। डिपेंड करता है आपके लिए ज़रूरी है क्या। अगर मुझे घर की डस्टिंग, मुझे घर हर हाल में पिच परफेक्ट और क्लीन चाहिए, मेरी प्रायोरिटी वही है, तो मैं वो करूँगी पहले। लेकिन अगर घर 19-20 भी हो चल जाएगा, या मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कोई आके अगर कहे कि घर कहे, मतलब सोचे, लेकिन मेरे बच्चे की पढ़ाई में एक अक्षर की भी कुछ भी मैं चूक नहीं कर सकती, तो पहले मैं उसे पढ़ाऊँगी। ठीक है, फॉल हैं अर्जेंट में अगर मुझे देने हैं, और उन पैसों से मेरी घर की जो अर्थव्यवस्था है उस पर फ़र्क पड़ता है,
तो मैं सारे काम छोड़ के पहले फॉल लगाऊंगी। अब आप क्या चाह रहे हो, जो ज़रूरी है आपकी नज़र में आपने वो कर लिया, लेकिन जो बाद वाले छूट गए ना वो भी आपको लग रहा है कि ज़रूरी थे, तो वो छोड़ने ही पड़ेंगे ना। तो अपने दिमाग में अच्छे से सोच विचार के पहले ज़रूरतों वाली लिस्ट बना लो। एक्चुअली कौन सा काम सबसे टॉप प्रायोरिटी पे आप रख रहे हो वो नहीं छोड़ना। ये लिस्ट इसीलिए तो काम आती है, काम तो सारे ही ज़रूरी हैं। मतलब हम कौन सा क्या है ना, वहाँ सड़क पर डले बखेरने जा रहे हैं या नाले की सिल्ट निकालने जा रहे हैं कि जो गैर ज़रूरी काम भी हमने अपनी लिस्ट में लिखे। अगर हमने 25 काम लिखे हैं ना, वो 25 के 25 काम हमारे लिए ज़रूरी ही हैं, लेकिन जो ज़्यादा ज़रूरी है फिर हमने वो कर लिया क्योंकि हमारे पास औरों के लिए टाइम और एनर्जी नहीं है। तो आप यही आपको देखना है, सोचना है कि भैया मैं कौन से काम एग्जैक्टली ऐसे हैं जो छोड़ सकती हूँ। हफ्ते में एक बार डस्टिंग से मेरा काम चल जाएगा तो मैं चला लूँगी, तो छोड़ दूँ। समझ रहे हो, वो सारे ही काम ज़रूरी हैं, कुछ ना कुछ छूटेगा, सब कुछ नहीं होने का। लेकिन एक्चुअली में वही है कि जो सबसे ज़रूरी है आपके लिए वो कर लो, टेंशन कम रहेगी। दी रिप्लाई ज़रूर करना। मेरी ननंद शादी से पहले भाग, शादी के बाद पति से और ससुराल वालों से भी नहीं बनी, डिवोर्स हो गया। अभी भाई की शादी के बाद भाभी से नहीं बनती, यानी मुझसे। फिर भी वही सही है। माँ बाप और भाई की नज़रों में सास और ननंद हस्बैंड का ब्रेन वॉश करके लड़ाई कराती है, फिर उनके सामने अच्छी बनती है। जब हस्बैंड से इन मुद्दों पर बात होती है तो कहते हैं तू लड़ती है, मुझे बच्चे नहीं करने, मैं क्या करूँ डिप्रेशन की हालत में। मेरी प्लीज़ रिप्लाई ज़रूर करिए। भैया एक लड़की, एक समझो आप, जो ये सारे कर्म कर चुकी, उसके बाद भी अगर उसके घर वाले उसको रख रहे हैं ना, और वो उसकी इतनी हिम्मत भी हो रही है कि उसके बाद भी आके लड़ रही है, इसका मतलब वो सिर चढ़ाई हुई है। वो कुछ भी कहेगी, आपकी साइड कोई नहीं लेगा। पहली चीज़ तो ये मान लो। जिस दिन आपको लगे कि भैया ये चीज़ बिल्कुल गलत कर रही है मेरे साथ, औरों की तो देखो ही मत, औरों का क्या कर रही है, जिस दिन आपको लगे कि आपके साथ लाइन क्रॉस कर रही है, बैंड बजा दो अच्छे से, क्योंकि कोई और तो नहीं बजाएगा उसकी। ठीक है। दूसरी चीज़, एक होता कलेशी व्यक्ति, उसको आप किसी के भी साथ रख दो, किसी भी मतलब कॉम्बिनेशन में डाल दो, वो लड़ेगा ही लड़ेगा। अगर वो उस वाली ब्रांड की है ना, आप उसके साथ लड़ाई किसी भी एंगल से ख़त्म कर ही नहीं सकते। फिर ऐसे आदमी का ये होता है कि भाई कीचड़ का ढेर है, बच के निकलो। बहरे बन जाओ उसकी बातों पे, रिएक्शन देना बंद कर दो। जहाँ लगे कि हाँ इतना आप उसे समझ गई होंगी किस कंडीशन में वो क्या कर सकती है, उस कंडीशन से ही बच के निकल लो, पतली गली पकड़ के। तेरी गलती है कह दो, हाँ भाई मेरी गलती है, कान पकड़ के माफ़ी मांगो और निकल लो। बहस करने का भी एक लेवल तो हो किसी आदमी का। अगर आदमी बैठा ही इसीलिए कि मैं तो लड़ना ही है, अच्छा एक जगह किसी की लड़ाई हो, 2 जगह लड़ाई हो, हर जगह लड़ाई हो रही है, फिर उस आदमी में कमी होती है ना। तो अगर आपको लगे आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, जो जवाब देना है दे दो, ऐसे की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर मेरी सलाह मान के चलो तो भैया साइड से निकलो, गंदगी का ढेर है एक तरीके से, टेंशन ही देगी वो आपको। जब भी जिस भी मुद्दे में आप और वो खड़े होंगे टेंशन ही देगी। अपना साइड से एक रास्ता बनाओ कि भैया ये तो चलती रहेगी, मुझे बच के निकलना। अपना व्यस्त रहो, मस्त रहो, अकेले में अपने साथ। किसी इंसाफ की उम्मीद ऐसे घर में मत करना, नहीं करते। ओवर ईटिंग कैसे कम करें प्लीज़ दी बताएं। देखो मेरे साथ तो ये होता नहीं, लेकिन फिर भी जो पढ़ा है उस आधार पर बता दूं। एक तो जब हम टीवी या फ़ोन देखते हुए खाते हैं ना, हमें पता नहीं चलता हमने कितना खा लिया। दूसरी चीज़, अपने खाना जो थाली में लें लिमिटेड लें, उसके बाद दोबारा ना लें, उसमें अपना रख लें सब कुछ जो भी है, ठीक है। इंटरमीडिएट फास्टिंग कर लो। अगर एक बार में ज़्यादा खाना खाने की भी आपकी आदत है तो फिर ये नियम बना लो कि बीच में कुछ नहीं खाना। अगर हम दिन के 3 मील ले रहे हैं ना, भर भर के भी ले रहे हैं, इतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन उसके बाद भी जो हम बीच में खाते पीते रहते हैं ना, वो है थोड़ा सा कि पेट को आराम ही नहीं मिल रहा। दूसरी चीज़ सबसे बड़ी तो है ही भाई विल पावर। अगर आप 4 से 3 रोटी पे आ रहे हो, अब उसमें क्या होता है ना, खाली खाली लगता है पेट। आप सैलेड वगैरह खा लो बाउल भर के, तो उसका आपका पेट की थैली तो कहना भर जाएगी, लेकिन कैलोरीज़ और वो सब चीज़ें कम रहेंगी। तो वो कर सकते हो कि भारीपन लाने के लिए पेट में कि भैया भर गया पेट, सैलेड की मात्रा बढ़ा दो, सब्ज़ी की मात्रा बढ़ा दो, रोटियां कम कर दो, ऐसे कर सकते हो। नमस्ते मैम, मेरे पेरेंट्स से मेरी शादी ज़बरदस्ती करा दी, ग्रेजुएशन भी पूरा करने नहीं दिया। अब मेरी माँ बार
बाहर मायके बुलाती है ताकि मैं उनके घर के सारे काम करूं। मेरी किसी भी तकलीफ़ से उन्हें कोई लेना देना नहीं, इवन मेरी प्रॉब्लम सुनती भी नहीं। माँ का बिहेवियर अच्छा नहीं, इसलिए हस्बैंड मायके नहीं जाने देते। बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तभी जाने देते हैं। इस बात से नाराज़ रहती हैं और हमेशा ताना देती हैं कि क्या कहूँ समझ नहीं आ रहा। बचपन से बेटा बेटी में उन्होंने भेदभाव किया है। प्लीज़ मैम आंसर मी। भैया ऐसी माँ से प्रणाम कर लो। आपका पति इतना सोच रहा है ना कि आपकी माँ पे बेइज्जती हो रही है या आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं हो रहा तो आपको ना भेजे, इसका मतलब आपकी लाइफ सॉर्टेड हो गई। एक अच्छा लाइफ पार्टनर आपको मिल गया जो आपके सुख दुख के बारे में सोच रहा है। ठीक है, तो आप अब अपनी माँ की नाराज़गी को एक किनारे रखो। सीधे कह दो कि मैं अपना घर देखूँ या तुम्हारा आके करती रहूँ, वहाँ पे बिगाड़ लूँ तुम्हारे झाड़ू पोछे या कामों के चक्कर में। सीधा बोल दो। अगर नहीं समझ में आ रही तो कोई बात नहीं, सुनती तो आप वैसे भी नहीं हो मेरी। ये जो मैं कहती हूँ ना, ये सीधे केवल इसके लिए नहीं है, सास के लिए, ये हर एक के लिए है यार। जिसको तुम्हारी परवाह नहीं है उसकी परवाह तुम क्यों कर रहे हो, चाहे फिर वो कोई भी हो। अपने लिए गलत क्यों हो रहे हो फिर? जो आपको ही दुख दे रहा है, आपकी किसी बात से उसे फ़र्क नहीं पड़ रहा, आप उसी के लिए फिर भी अटैच हो, तो ऐसे किसी भी रिश्ते में घुसोगे चाहे वो माँ बाप ही क्यों ना हो, आपको दुख ही देगा, इसके अलावा कुछ नहीं हाथ लगेगा। हेलो दी, मैं एक टीचर हूँ। मेरे पति बहुत शक करते हैं, कुछ भी नहीं हो तो भी मेरा नाम किसी के साथ भी जोड़ देते हैं। उनका फ़ोन लॉक रहता है, मुझे हाथ भी नहीं लगाने देते। उनकी शक करने की वजह से मेरा मेंटल हेल्थ इफ़ेक्ट हो रहा है। सब लोगों को भी मेरे कैरेक्टर के बारे में बुरा बोलते हैं, क्या करूँ? सीधे बोलो ना, कैरेक्टर मेरा बुरा है, शक मेरे पे किया जा रहा है, फ़ोन में लॉक अपने लगा रखा है। हमारा फ़ोन तो खुला पड़ा है। जिसके ऐसे कर्म कांड होते हैं फ़ोन में, वो कभी फ़ोन खुला नहीं छोड़ते, पहली चीज़। और दूसरी कि भैया मेरा नाम किसी से भी जोड़ देते हैं, सबके सामने मेरी बुराइयां करते हैं। जिसके सामने भी बुराई करते हो ना, उनके सामने यही बात करो कि यही कर्म होते तो मेरे फ़ोन में लॉक ना होता, लॉक लगा होता। लॉक इनके फ़ोन में लगा हुआ है, शक मेरे पे हो रहा है। शक तो मुझे करना चाहिए उल्टा, या किसके साथ देख लिया, कहाँ पकड़ लिया मुझे किसी के साथ गले में हाथ डाले। काम करने जा रही हूँ तो किसी का भी मुंह है, कहने पे तो कुछ है ही नहीं, डेमोक्रेसी है। सीधे बोल दो कि कहने का क्या है, कोई भी कुछ भी कह सकता है, डेमोक्रेसी है। हेलो दी, करणी माता जी मेरी इष्ट देवी हैं और मैं उन्हें बहुत मानती हूँ, लेकिन जब मैं उनके बारे में कोई बात होती है, कुछ भी उनसे रिलेटेड सुनती हूँ तो अपने आप आंसू आने लगते हैं। सर में थोड़ी सेंसेशन फील होती है कुछ सेकंड के लिए और गूज बम्प आ जाते हैं। तो क्या ये नॉर्मल है? मैं किसी और से नहीं पूछ सकती, पता नहीं कोई क्या सोचे। प्लीज़ रिप्लाई, आपको क्या लगता है? ये बिल्कुल नॉर्मल है। भक्ति का एक अनदर लेवल होता है, ये होता है फील, है ना। जो देवी आती हैं सिर पे या कुछ और है, वो तो मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या है क्या नहीं है, लेकिन ये जो आप बता रहे हो एग्जैक्टली इतना होता है। जिस भी भगवान में आपकी श्रद्धा अति में है, आपका जुड़ाव है और कहीं ना कहीं उनकी कृपा भी आपके ऊपर है, जब आप उनके बारे में सोचेंगे, बात करेंगे, ये चीज़ें होती हैं। क्योंकि मेरे साथ होती हैं ये सेम चीज़ें जो आप बता रहे हो वैष्णो देवी माता के मंदिर में। और अभी जो ये गोल मंदिर है, यहाँ बिना मतलब वहाँ जाते ही, जैसे ही घुसते ही ना आंसू बहते हैं, सेंसेशन होती है, जो आप बता रहे हो ना सब कुछ वो होता है। तो वो फिर मैंने इस बारे में पढ़ा, पूछा, तो उसमें यही है कि भक्ति की अनदर लेवल है आपके कनेक्शन का भगवान के साथ। तो ये होता है और नॉर्मल है। मतलब आप कहीं ना कहीं और लोगों की पूजा से थोड़ा सा एक स्टेप और आगे हो, तो ये अच्छी बात है, बुरी नहीं है। हेलो सुनीता जी, मैं तीसरी बार सोनिया। सच में आपका ये चैनल मेरी ज़िंदगी की नाव है और आप मेरे माँ जी हो डियर। लास्ट ईयर मैं ऐसी सिचुएशन में चली गई थी कि मुझे ज़िंदगी से लव ख़त्म हो गया था। थैंक यू डियर, आपकी वजह से मैं उस सिचुएशन से बाहर आ पा रही हूँ। मेरी आज की प्रॉब्लम है कि मेरी नंदों का, उनके फैमिली में किसी को भी कुछ भी होता है तो हमारे आसपास के हॉस्पिटल में ही उनका ट्रीटमेंट चलता है। इससे मुझे कोई परेशानी नहीं, पर हॉस्पिटल में उनके लिए खाना मुझे ही भिजवाना होता है। एक तरफ मुझसे तरस भी आता है उनकी सिचुएशन पर, लेकिन उनके पास्ट के बिहेवियर को देखकर मुझे इरिटेशन भी होती है। मैं इस इरिटेशन को कैसे कम करूं, इसमें प्लीज़ आप मेरी हेल्प कीजिए। और हाँ, मेरी मदर का गुस्सा दूर हो गया है, अब बस मैं इस इरिटेशन वाली सिचुएशन में फंसी हूँ रिसेंटली। प्लीज़ कोई ऐसी ट्रिक बताओ जो मेरी ओए होए और इन सब की धूम तना हो जाए। खाना भिजवा रही हो तो सिंपल है, देखो इसका मैं बताऊँ, इरिटेशन का ही किया कि आपको खाना बनाना होता है ना। जितने दिन कोई अस्पताल में रहे, आसपास कोई टिफ़िन सर्विस होगी, उनका टिफ़िन लगवा दो, खाना भी पहुंच जाएगा। आप ही पैसे दे रही हो तो आपकी तरफ से ही पहुंचेगा, वहाँ भी सॉर्टेड, और आपका काम नहीं बढ़ेगा।
तो आप इरिटेट भी नहीं होगी, पैसे तो दे ही दिए जाएंगे। सिंपल बोल दो भाई मेरा काम बढ़ जाता है और आए दिन कोई ना कोई पड़ा ही रहता है, कहाँ तक करूँ, क्या क्या करूँ। टिफ़िन लगवा दिया करो, उतनी देर आपके घर दे जाए, ले जाके वहाँ पर खाना पकड़ा दो। मैम मेरी जेठानी के बच्चे नहीं हैं, आज तक मैंने उससे कोई मिसबिहेव नहीं किया, कभी इन्फीरियर फील नहीं कराया, लेकिन मैम जेठानी ने इनसिक्योरिटी के चलते मेरी लाइफ हेल बना दी है, मैं क्या करूं। हमारे यहाँ सेपरेट होने का कोई ऑप्शन नहीं है, जब तक जीना है जॉइंट फैमिली में ही रहना है। मैं मेंटल हेल्थ से हार चुकी हूँ, सबको बोलती है उसके बच्चे नहीं है ना, तो मैं उसको परेशान करती हूँ, सब उस पर ट्रस्ट भी करते हैं। अब मैं हार चुकी हूँ अपनी किस्मत से। मैम अपने एडवाइस दी थी कि कोई आपकी झूठी बुराई करे तो हमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रखना चाहिए ताकि लोगों को पता चले। ये भी करके देख लिया, सब फेल हो गया, मैं लाइफ में फेल हो चुकी हूँ। सर फटने जा रहा है। क्यों फटने जा रहा है? देखो एक चीज़ है, जब कोर्ट में केस चलता है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं बड़ी एविडेंट सी होती हैं कि इसने ही किया है, इसने ही किया है। केस चलने से पहले ही नहीं यही है गुनहगार, होता है ना। एक सीरीज़ आई थी उसमें क्या नाम है उस एक्टर का, मैं भूल रही हूँ, जो स्त्री में वो किताब पढ़ के नहीं बताता था, वो वाला, वो वकील है उसमें, और वो इस तरीके के बुरे फंसे हुए केसेस को ही जीतता है उस सीरीज़ में। मुझे ना उस सीरीज़ का नाम पता है, मैंने 1-2 एपिसोड देखे थे, तो मैं अपने हस्बैंड से कहती, मैंने कहा ये तो बिल्कुल उल्टा निकला, रिजल्ट क्या था और क्या निकला। कह रहे इस तरीके के इसमें सारे आते हैं और ये बिल्कुल हारे हुए केस को जीतता है। आप खुद मान के देखो, अगर घर में 2 बहुएँ हैं, एक के बच्चे नहीं है, दूसरी के अच्छे खासे बच्चे हैं, राजी खुशी, ठीक है। अब उसमें जिसके बच्चे नहीं है वो रोना रोए, तो जो बच्चे वाली है उसका रोना कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि उसके पास एक ट्रेडमार्क है कि वो दुखी है इनफर्टिलिटी से, और होगी भी, होते भी हैं। वो अपने आप में ही एक इतना बड़ा कलेश है इनफर्टिलिटी कि औरत का पागल बन जाता है, ठीक है। तो मेंटली डिस्टर्ब होती हैं। अब उनका क्या है, वो औरों को भी डिस्टर्ब करती हैं। कुछ होती हैं कि अपने आप में कुड़ती हैं, कुछ होती हैं दूसरों का जीना हराम कर देती हैं। अलग अलग तरीके के वो कहना चाहिए वो फूटता है इनफर्टिलिटी का, जो डिप्रेशन वाला वो सीन है। अब आपके यहाँ पे आपकी स्थिति, आपका केस जो है वो कमज़ोर है, लोगों ने आपको पहले ही जज कर रखा है कि हाँ ये करती होगी, तो आपको थोड़ा ज़्यादा एफर्ट डालनी पड़ेंगे अपनी सच्चाई को सामने लाने के लिए। ज़रूरत पड़े आप वीडियो तक बनाओ कि ये कर रही हैं, ठीक है ना। या फिर जब पब्लिक प्लेसेस होते हैं वहाँ पर अपना बिहेवियर, उनका बिहेवियर सबके सामने इस तरीके से दिखाओ ना, मतलब कि आप कैसे बिहेव कर रही हो और वो कैसे कर रही हैं। लोगों को लगना चाहिए कि यार ये तो ऐसी नहीं है ना। अपनी इमेज ऐसी बनाओ कि लोगों को लगे कि भैया ये तो ऐसी नहीं है यार, ये तो इतना करती है। जितना आप करते हो ना उससे 2-4 चीज़ें और दिखाने के लिए बढ़ा दो। कुल मिला के अपनी इमेज बढ़ाओ। उनके लिए कभी साड़ी ले आए, कभी कुछ ले आए, औरों को बताया कि मैं दीदी के लिए लाई हूँ, ये वो प्रचार प्रसार करो अपनी अच्छाई का कि ये तो अपनी जेठानी के लिए बिल्कुल सही है। यार वो कहती रहती है उसका जीना हराम कर रखा है, समझ रहे हो। और शुरू में ये करने में ना बड़ी फ्रस्ट्रेशन होगी, क्योंकि जिसको मन कर रहा हो 2 चांटे लगाने का, उसके लिए आपको कुछ और एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़े तो बड़ा गुस्सा आता है। लेकिन करें क्या जब आपके पास अलग होने का ऑप्शन नहीं है। कुल मिला के आपका सिर्फ एक टारगेट है कि जो लोग आपको गलत समझ रहे हैं वो बेचारी बन के सबकी सिंपैथी लेके आपको विलन बना दिया। आपको अपनी इमेज वैम्प से हीरोइन वाली बनानी है, दैट्स इट। बाकी उनकी इनसिक्योरिटी का आप कुछ नहीं कर सकती, समझ रहे हो। तो ये करके देखो। वेट कैसे कम करें, बहुत बार मैं बता चुकी हूँ, या तो खाना कम कर दो या एक्टिविटी बढ़ा दो। मैम अपना कहा कि आपने कहा कि उनके डॉक्टर से बात करवा दो, उनके सामने डॉक्टर बताएगा। मैंने ये सब किया, डॉक्टर ने तो कहा कि तुम सूर्य नमस्कार कर सकते हो, साइकिलिंग करो, बट वो कहते हैं कि डॉक्टर तो ऐसे ही कहते हैं, उनको क्या फ़र्क पड़ता है पेशेंट से। और ज़्यादा कहते हैं कहें तो तू कहते हैं तुम्हारे साथ कभी नहीं हुआ ना, तुमको क्या पता, तुम्हारे साथ जब होगा तुम्हारे घर वालों को तब लगता है। हम एक रिश्तेदारी में गए, वहाँ उन्होंने लगभग 5 मंथ का बेबी था, दिया नहीं लिया। उन्होंने कहा मेरा ऑपरेशन हुआ है, तब से मुझे लग रहा है कि ये तो अपना भी नहीं उठाएंगे। सास से कहा तो कहते हैं माँ को ही सब करना पड़ता है, तुम कर लो IVF से। हस्बैंड भी कह देते हैं IVF कर लो या अडॉप्ट कर लेते हैं बच्चा, तो कर लो। सही कह रहे हैं वो। अगर उनके नहीं है बस की और वो इस तरीके का वो है और आपको चाहिए कि आपकी लाइफ आगे बढ़े, बच्चा हो, तो कर लो। IVF सही है कि वो बायोलॉजिकली भी आपका होगा। अडॉप्ट करना, अडॉप्ट कर लो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। माँ मन से होती है, ज़रूरी नहीं हमारे शरीर में ही बच्चा बनेगा तभी हम उसको वो माँ वाला प्यार देंगे।
अगर कहीं से बच्चा अडॉप्ट करने का ऑप्शन मिलता है तो वो भी कर लो, आपके शरीर के लिए आसानी रहेगी। IVF इतना आसान प्रोसेस नहीं होता और हमेशा सक्सेड हो जाए ये भी ज़रूरी नहीं है। तो अगर अडॉप्ट कर लो वो भी सही है। अब आपको चाहिए बायोलॉजिकली मेरे ही है तो IVF कर लो, लेकिन अगर आपको बच्चे की इतनी इच्छा है देन गो सोलो, वो नहीं करेंगे अगर यहाँ तक की बात है। हेलो दी, मेरी मम्मी नहीं है, मेरे पापा, दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता। हम 2 बहनें और 1 भाई है। मेरी शादी हो चुकी है, मेरी बहन जॉब कर रही है, लेकिन मेरा भाई पढ़ाई नहीं करता और गलत दोस्त बनाता है, किसी की नहीं सुनता और हमें दादाजी दादी रखते हैं। मेरे दादाजी गवर्नमेंट जॉब में है तो उन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया, लेकिन ताऊ जी बोलते हैं इसको समझाओ सही लाइन पर आए नहीं तो तुम्हारा पीहर ख़त्म हो जाएगा। हमें बुआ जी 3 और ताऊ जी कोई नहीं पूछता। मेरा भाई हमारी बिल्कुल नहीं सुनता, मैं क्या करूँ? इस वजह से मुझे ससुराल में सुनना पड़ता है कि तुम्हें तो कहीं जाने की जगह नहीं, तुम्हें तो पीहर ख़त्म हो जाएगा। तो हो जाएगा तो हो जाएगा, मैंने ख़त्म कर दिया पीहर, नहीं होते पीहर, मैं नहीं जाती पीहर तो क्या हो गया? ताने देने वाले जा रहे हैं कि तुम्हारा तो कोई है नहीं जाने को, तो नहीं है जाने को, तुम्हारे यहाँ तो हूँ, तुम्हारी रिश्तेदारी में जाऊँगी, मेरी नहीं है, तुम्हारे लिए तो अच्छा ही है। मैं जिद भी नहीं करूँगी जाने की कि मैं मैके नहीं गई, मैं मैके नहीं गई, या मैं तुम्हारी में नहीं जाऊँगी, अपनी रिश्तेदारी में जाऊँगी। तुम्हारा तो फ़ायदा है ना, मेरे लिए है ही नहीं कोई जाने को, तो मैं एक अच्छी बहू बन जाऊँगी, फिर परफेक्ट तुम्हारी रिश्तेदारी में एंजॉय करूँगी। ससुराल वालों को मुंह बंद कर दो। रही बात भाई की, भैया वो कोई बच्चा नहीं है, और अब तो बच्चे भी नहीं समझते समझाने से। जिसे बिगड़ना है वो बिगड़ेगा आपके कहने से ना, वो और ये है कि हाँ अब ये आ गई, अब ये कहेगी, उसको भी पता है कुछ नहीं सुनने का वो। बाकी बची बात ये जो ताऊ और बुआ हैं वो इसलिए कह रहे हैं कि भैया इसका भाई लाइन पे आया ना तो कल कोई हमारे घर ना आ जाए कर, वहाँ से कमर कस लो। जब कोई कहे ना कि तुम्हारा पीहर ख़त्म हो जाएगा जी, कह दो भगवान की मर्जी के आगे किसकी चली है, कह ही तो सकें, बात ख़त्म। हस्बैंड को और ससुराल वालों को आगे स्टडी कंटिन्यू करने के लिए कैसे राज़ी करें? मैं ग्रेजुएट हूँ, आगे BEd करके जॉब करना चाहती हूँ। हस्बैंड ने 12th किया, ITI भी किया है। प्लीज़ रिप्लाई ज़रूर करना। भैया या तो ये चीज़ें होती हैं शादी के टाइम पे डिस्कस कि मैं पढ़ूँगी आगे। अब अगर नहीं है, सबसे पहले तो अपनी मार्कशीट दिखाना कि देखो जी मैं कितनी इंटेलिजेंट थी, पहला प्रेशर तो वहीं से पड़ जाएगा। अब मान लो आपकी मार्कशीट में नंबर एवरेज, आपका पलड़ा हो जाए कमज़ोर की, पहले जब तुझे मौका मिला तब तूने क्या कर लिया, जॉब करेगी, वहाँ आपको फिर ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप अच्छी स्टूडेंट रही हैं, मार्कशीट दिखा के आधा काम हो जाएगा कि देखो मैं ब्रिलियंट स्टूडेंट थी, शादी हो गई लेकिन अब मैं पढ़ना चाह रही हूँ, घर में उसके साथ संभाल लूँगी, तो मान जाते हैं जल्दी। अब अगर आप पहले भी एवरेज ही रही हैं, है ना, तब आपको थोड़ी ज़्यादा कन्विंस करना पड़ेगा कि अगर मैं पढ़ लूँगी कुछ 4 पैसे आ जाएंगे, यही सारी चीज़ें होती हैं, समझा दो। मेन क्या टेंशन होती है उन्हें कि पढ़ने जाएगी, कुछ भी करेगी, घर का काम डिस्टर्ब होगा, वो आप करके चलो कि मैं घर का काम मैनेज कर लूँगी लेकिन मुझे जाना है, आगे मेरे बच्चे हैं जो भी है होंगे या हैं, उनके लिए मैं चाहती हूँ कि मैं आगे पढ़ लूँ। तो आपको अपनी बात लगातार कहनी पड़ेगी, लगातार, जब तक वो मान ना जाए। थोड़ा कलेश हो, आराम से हो जाओ, लेकिन कहते फिर रहो, है ना, करते रहो लगातार पिंच की, तब तक वो सुन ना ले, मान ना जाए। जैसे बच्चा नहीं मांगता, कोई चीज़ मांगता, कोई खिलौना मांगता, अगर वो एक बार कह के चुप हो जाता, हम कहते अच्छा ठीक है मांग ली होगी, 2-3 बार कहता फिर दिमाग में थोड़ी थोड़ी आती है। लेकिन अगर वही बच्चा आपसे रोज़ कहता रहे मम्मी वो ला के दिया, मम्मी वो ला के देना, मम्मी वो कब लाओगे, आपको याद रहेगा कि भैया बर्थडे पर वही ला के देना। तो यही चीज़ है, अपनी पढ़ाई का लगे रहो कि भैया करनी है करनी है करनी है। हेलो मैम, मेरा एक्सरसाइज करने का मन नहीं करता, क्या करूं? लेकिन वेट लूज़ करने का मन करता है, क्या करूं? बस मन में ही सोच लो कि मेरा वेट लूज़ हो गया, बैठे बैठे तो देखो बहन कुछ होगा नहीं। इसके लिए दीदी के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि मैं ये कहूँ ये सोचो ये बोलो इससे तुम्हारा वेट कम हो जाएगा। वेट कम करने के लिए शरीर हिलाना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता। हमें तो लगता है जीने की कला आप ही हो। अय हाय, चलो मैम, मुझे ऑनलाइन शॉपिंग की लत लग गई है, कई बार सोचा मीशो अनइंस्टॉल कर दूं लेकिन फिर मन ही नहीं मानता। मैं बताऊं इसका इलाज, सिंपली जो भी चीज़ जब पसंद आए ना उसको विश लिस्ट करके रख लो। देखना, स्क्रॉल करना, सर्च करना कोई बुरी बात नहीं है, बढ़िया डील मिलती हैं, मन करता है लगे रहो उसमें, है ना। तभी तो मैं भी इतनी सारी शॉपिंग करती हूँ। लेकिन इंस्टेंटली ऑर्डर मत लगाओ, विश लिस्ट कर लो,
रख लो। कई बार क्या होता है, हमें मान लो ग्रीन कलर पसंद आ रहा है, आजकल मिंट ग्रीन मुझे ज़्यादा पसंद आ रहा है और पिंक, तो अब हर चीज़ में पिंक और मिंट ग्रीन, पिंक और मिंट ग्रीन आप लेते चले जाओगे और आपने कर दिए सारे ऑर्डर, तो पता लगा वो सारे एक से आ गए। उसको थोड़ी देर रख लिया, 8-10 चीज़ें आपके पास विश लिस्टेड हो गई। जब आप ऑर्डर लगाने एक दिन बैठे तब उसको एक एक को दोबारा खोल के देखो, डू आई रियली नीड दिस, या इस तरीके का कुछ सिमिलर मेरे पास है, ऐसा तो नहीं है। इस तरीके से करके आप देखोगे कि 8 में से ना 6 गायब हो जाएंगे, कोई 2 ही बचेंगे, और जो वो 2 बचेंगे ना वो ऐसे होंगे जो वर्थ बाय होंगे, तो आपको ये नहीं लगेगा कि आपने पैसे ख़राब कर दिए, ठीक है ना। और 8 के 8 आपके नज़र में आए और आपने तुरंत ऑर्डर कर दिए, तो वो होती है लत, जब आपको रुकने का ही नहीं पता। लेकिन अगर आप सोच समझ के जहाँ रुकना है वहाँ रुक रहे हो, तो कम से कम 3 दिन एक चीज़ को विश लिस्टेड में ज़रूर रखो, कम से कम। उसके बाद ऑर्डर लगाओ, तुरंत ऑर्डर मत लगाओ, हार्ट दे के विश लिस्ट करके रख लो। तो ये जो लत है ना, ये लत नहीं होगी, आपकी एक एक्सप्लोर करने की आदत में कन्वर्ट हो जाएगी और आप बढ़िया डील क्रैक कर पाओगे। मैम मेरी बेटी 12th में है, घर के काम में थोड़ी हेल्प कर देती है, पर हर बात पर बहस करती है, जल्दी से किसी बात पर अग्री नहीं होती, चिड़चिड़ करती है, उसे कैसे सही करूं? अगर आगे की टेंशन होती है, शाम को ट्यूशन से 7:30 आती है तो कहती है कुछ स्नैक्स दो, कहती हूँ खाना खा ले तो फिर चिढ़ती है, क्या करूँ? बाहर का खाना पसंद करती है, क्या करूँ? देखो वो 7:30 बजे जब आती है ना, वो टाइम ही ऐसा है कि उस टाइम कुछ अनहेल्दी खाने का मन करता है। मतलब मैं अपना भी बताऊँ, लगता ही है कुछ, तो उस टाइम के लिए उसके लिए थोड़ा सा कुछ ओट्स, जैसे मेरे बच्चे हैं, ओट्स है, वंस इन अ वीक मैगी है, कभी वो फ्राइम्स है वो फ्राई कर दिए, थोड़े से मखाने हैं, ब्रेड बटर है, छोटी मोटी एक चीज़, वो भी 7 बजे से लेके 6 से 7 के बीच में उन्हें चाहिए ही चाहिए। मैं भी अगर सोचूँ ना मैं 7:15 खाना रेडी कर दूँ तो खा तो लेंगी, लेकिन उनको फुलर नहीं लगता। तो उस टाइम पर वो करने के बजाय थोड़ा सा उस टाइम पे थोड़ा सा उसको पसंद की चीज़ बना के दे दो, थोड़ी सी, कि पेट मत भर, खाना खाना है अभी। तो वो तो चिड़चिड़ तब बंद हो जाएगी। और दूसरी जो चिड़चिड़ है ना, वो वही है कि जैसे हस्बैंड वाइफ में नहीं होता, अगर एक बार शुरू हो जाए तो फिर वो होती चली जाती है। सेम चीज़ मुझे लगता है बच्चों के साथ है। तो जब लगे ना कि आपकी बात जो है वो दूसरी डायरेक्शन में जा रही है, तो आप चुप हो जाओ, वो नहीं समझ पाएगी अभी, उसको टाइम दे दो, थोड़े टाइम बाद फिर बात दोबारा नए सिरे से शुरू करो, ठीक है। तो इस पे ना मेहनत आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि मैच्योर आप हो, वो नहीं है। मेरा बेटा 10 साल का है, बहुत फ़ोन देखता है, कुछ सजेशन दो, मैं उसकी आदत कैसे छुड़ाऊँ? सिंपल, फ़ोन छुड़ा दो, आदत क्या छुड़ानी है? मुझे तो जब इरिटेशन होती है, बहुत ज़्यादा होती है, फ़ोन लेके बंद इनका छूना, बंद, बिल्कुल बंद हो जाता है। नहीं मानता, फ़ोन ले लेता है, इधर उधर लॉक लगाओ सब में, उसे बताओ मत। चलो दी, आप वीडियो अच्छी बनाती हैं, बहुत ज़्यादा लॉन्ग होने की वजह से देख नहीं पाते। अब बताओ ना, सबके क्वेश्चन ख़त्म ही नहीं हो रहे, उसके बाद भी कमेंट आते हैं ना, आपने मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया, मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया। मुझे भी दिक्कत होती है, लंबी वीडियो पोस्ट करना, ये वो बहुत टाइम लगता है अपलोडिंग में, लेकिन क्या ही करें, क्वेश्चन के जवाब देने ही बैठी हूँ ना। अब उसमें सोचा था फिर इसमें थोड़े करूँ, तो वो गैप होते चले गए थे, एक क्वेश्चन के आंसर 3 महीने बाद दिए जा रहे थे, वो भी बेकार ही था, तो इसलिए कोई ऑप्शन है नहीं यहाँ पर। नेक्स्ट, मेरी सास मेरे ससुर जी को मेरे खिलाफ सिखाती रहती हैं, वो मुझसे कुछ नहीं कहते और चिढ़ने लगे हैं, क्या करूँ? भैया सास और ससुर की गुट्टी के बीच में तो कोई बहू ना घुस पाएगी, वो जो करेंगे वही करेंगे, वो अपनी पत्नी की बात सुनेंगे आपकी। चिढ़ने लगे, ज़्यादा करेंगे, आप भी जवाब देना शुरू कर दोगी, और क्या होएगा। मेरी और मेरे सास ससुर की नहीं बनती, वो बहुत टॉक्सिक है, मैं अलग होना चाहती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड अकेले हैं, उनका कोई भाई नहीं है, वो अलग नहीं होना चाहते। प्लीज़ मैम बताइए मैं क्या करूँ? मेरी सास सबके सामने मेरी बुराई करती है, ननद से, ससुर से, अपने मैके में भी। हस्बैंड को रिकॉर्डिंग भी सुनवाई थी मैंने, उन्होंने सास को मना किया कि ऐसा नहीं करना आगे से, लेकिन वो नहीं मानती। हस्बैंड कहता है इग्नोर करो। मैं परेशान हूँ, अलग होना चाहती हूँ। हस्बैंड बोलते हैं समाज क्या कहेगा, एक बेटा बहुत है, उनसे माँ बाप भी नहीं रखे गए अच्छे से। ये बात ना आप समझ रही हो, और इसी बात का वो फ़ायदा उठा रहे हैं आपके सास ससुर। उनको अगर आप एक बार ये क्लियर कर दो ना कि अगर हम अकेले रहने कहीं चले जाएं तो हमें समाज का डर है, आपको भी लोग कहेंगे कि एक बेटा बहुत है, रखे नहीं गए। आजकल ज़माना दोनों तरह से चल रहा है कि क्या ही होगा अगर हम चले जाएं। अगर मैं इतनी परेशान हो गई तो आज नहीं तो कल मैं चली जाऊंगी, और अगर आपका बेटा नहीं गया, मैं उन्हें छोड़ के चली जाऊं, तब घर ही बिगड़ जाए। आप नहीं सुधर रहे। उनको ये चीज़ वो एक दिमाग में डाल दो कि ऐसा हो सकता है, भले करो मत।
क्योंकि उन्हें भी पता है कि अकेली है कहाँ जाएगी, इसीलिए वो सिर पर सवार हो रहे हैं। एक बार आइडिया दे दो कि ऐसा हो सकता है। दी, मेरी बेटी 11 साल की है, स्कूल में बात बहुत कम करती है, दोस्त नहीं बनाती, कोई हल बताना प्लीज़, आंसर देना। अरे कोई ज़रूरत नहीं है दोस्त बनाने की, जितना ज़रूरी होगा ना उतना मैडम करवा देती होंगी वहाँ पे बातचीत। फालतू की सहेली वहेली ना बेकार की चीज़ है, कुछ फ़ायदा नहीं होता इनसे। जो आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होना होता है ना सही मायनों में, वो क्लास की एक्टिविटी में मैम करा देती है इतना। जो सहेलियों में होता है ना वो फालतू का डेवलपमेंट होता है, ना हो बढ़िया है। जब उसे लगेगा कर लेगी, कोई ज़रूरी नहीं है कि दोस्त बनाएगी जब ही जीवन चलेगा। नेक्स्ट, हाय मैम, मेरा एक बच्चा है और मैं सिटी में रहती हूँ। मेरे हस्बैंड 2 भाई हैं, तो मेरे हस्बैंड के भाई भाभी की बेटी मेरे पास स्टडी कर रही है 4 साल से। वो ना तो स्टडी में अच्छी है, मेरे हस्बैंड जब बाहर चले जाते हैं तो बहुत मिसबिहेव करते हैं। मुझे बुरा लगता है, मेरा उसे रखने का मन नहीं है। उसकी टेंशन की वजह से मैं अपने बेटे का भी ध्यान नहीं रख पाती। पहले सोचती थी बेटी है मैं उसका ध्यान रखूँगी, बट अब बिल्कुल मन नहीं है। और मेरे हस्बैंड थोड़ा फैमिली वाले हैं, उन्हें लगता है फैमिली वाले बुरा ना मान जाए। प्लीज़ रिप्लाई। थोड़ी सी मेहनत कर लो उसके साथ और थोड़े से सख्त रहो उस लड़की को। लेकिन अगर आप लाइन पे ले आए तो ये भी तो क्रेडिट आपके ही हट जाएगा कि देखो वहाँ जाके कितनी सद गई। मान के चलो कि वो अगर आपकी बेटी होती तब आप कैसे ट्रीट करती। कुछ दिन ऐसे ट्रीट करके देख लो, क्या पता सुधर जाए। बच्ची है, होते हैं हर तरीके के बच्चे। अगर आपकी अपनी बेटी होती, छोड़ते नहीं ना, उसके साथ करते मेहनत तो सुधारने की। थोड़े करके देख लो, फिर भी ना हो तो फिर कोई बात ही नहीं भाई, जहाँ की है वहाँ जाएगी। हेलो मैम, मैसेज थोड़ा बड़ा होगा प्लीज़ पढ़िएगा। मेरे शादी को 6 साल हो गए। शादी के 2 मंथ बाद ही मेरे सास मुझे ना के बराबर बात पे सुनाने लग गई और आज तक वैसे ही सुनाती है। मैं कुछ नहीं बोली, बट अब मैं थक गई सुन के। थोड़े बहुत जवाब दिए देती हूँ, घर का सारा काम करती हूँ, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन भी है। 3 दिन पहले ऐसा बोला तेरा तो अलग घर होना था, अकेले रहते। फिर मैंने बोला क्यों शादी की आपने बेटे की, मैं नहीं अच्छी लगती। तो और भी बहुत बात हुई, मैंने सारा सुना दिए जो मेरे मन में था। मेरे ननंद है, लिव इन में रहते हैं दूसरे सिटी में, और मेरे सास को खूब भड़काती है। मेरे हस्बैंड और फादर इन लॉ को पता है मेरी सास की गलती है, वो मेरा सपोर्ट करते हैं, तो उनको भी मेरे खिलाफ कुछ बातें भड़काती है मेरी सास। कहीं ना कहीं हम हस्बैंड वाइफ को रिश्ता इफेक्ट हो रहा है। 4 दिन से अलग रोटी बना के खा रहे हैं, अभी भी इनडायरेक्टली मुझे सुनाती रहती है। मैं कुछ नहीं बोल रही, घर में बहुत स्ट्रेस हो रहा है, क्या करूँ प्लीज़ मैम सजेस्ट। देखो ये फेज़ ऑफ लाइफ है, जब अलग होते हैं तो टेंशन में ही होते हैं ज़्यादातर। वो चल रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अलग हो गए हो तो एक ऑप्शन है आपके पास अब नए सिरे से शुरू करने का। टेढ़ा करे जा रही आपका एक साथ रहना वहना तो थोड़ा कम हो ही जाएगा। अब दोबारा मतलब वापसी आपकी मर्जी होगी, जाओ ना जाओ। जब भी अलग होते हैं कलेशबाजी होती है, थोड़ा स्टेमिना बनाओ। जब ऐसी सास है तो कलेश क्या कहना उसे झेलने की, ठीक है। मैम मेरी बेटी 8 साल की है, हर बात पर गुस्सा बहुत करती है, अपने पापा से ठीक रोती है, कोई उपाय बता दीजिए। 4 साल का भाई के साथ हरदम मारपीट करती है, अगर हम बोल देते हैं पूरा बॉडी रेड हो जाती है, फिर अपना होमवर्क भी अच्छे से नहीं करती। भाई अगर मेरी लड़की ऐसी होती ना, मैं तो 2 चांटे लगा देती उसके। बोलने पर ही रेड हो ही जा रही है, और टेंट्रम है। एंगर इश्यूज़ एक अलग चीज़ होती है, टेंट्रम है, उसको पता है ये करूँगी मेरी बात सुनी जाएगी, सिंपल। इसी तरीके से जब आप उसके बजा देते हो ना 2-4 पुराने टाइम, अपना याद किया करो ना। मैं हमेशा यही कहती हूँ पेरेंटिंग से, अपना बचपन याद किया करो। जब आपके मन में ऐसी इच्छाएं आती थी, आपके माता पिता क्या करते थे और उसका असर क्या होता था। मैं मान रही हूँ टाइम बदल गया, लेकिन कुछ चीज़ें पुरानी अभी भी एप्लीकेबल करने लायक हैं, वो कर देनी चाहिए। ये विदेश थोड़ा ही है कि आप बच्चे को उंगली नहीं लगा सकते। जब वो भाई को पीट रही है, बाप के सामने बदतमीजी कर रही है, ज़रा सा कह दिया तो रो रही है। मान लो अभी तो रो रही है, कल को वो कोई बॉयफ्रेंड ला के खड़ा कर दे, शादी से पहले सेक्स करने को बोलने लगे, तो आप उसे कहोगी, वो तो लाल हो जाएगी, मारोगी ना उस टाइम पे 2 चांटे खींच के कि बकवास कर रही है। तो भैया कहीं ना कहीं आपको उसे बीच बीच में सुधारने की ज़रूरत भी तो माँ की ही है कि भैया वो कैसे सुधरेगी। अगर उसे सब कुछ पहले से ही पता है तो वो बच्चे क्यों हैं फिर, हमें तो कुछ सिखाने की ज़रूरत ही नहीं। थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो ऐसे बच्चे के साथ, मेरा मानना तो यही है। बाकी इस पर हो सकता है कमेंट यही आए कि नहीं जी आजकल ज़माना बदल गया, ये वो, सब यही कहते मिलते हैं। बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य हर्ट हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, लेकिन भाई लिमिट में रहना सिखाना भी तो हमारा ही काम है। कहाँ तक सही, उसके आगे क्या, एक लाइन तो आप ही खींचोगे। तो अभी 8 साल की है, कोई तरीके थोड़ी हैं ये।
मैम मैं 30 साल की हूँ और मेरी शादी के भी 4 साल हुए हैं। जब से मेरी सेकंड बेटी हुई है तब से मेरे और मेरे पति के बीच फिजिकल रिलेशन नहीं। मेरी बेटी 9 महीने की हो गई है। मेरी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन थी तो हम लोग प्रेगनेंसी टाइम में भी अलग ही रहे। मैंने हस्बैंड से बात करने की कोशिश की तो बहुत चिढ़ जाते हैं, बोलते हैं तुम्हें तो बस इस चीज़ से ही मतलब है। ये बात सुनकर मैं बहुत हर्ट हुई और मुझे टेंशन हो रही है आगे मैं उनसे कैसे इस टॉपिक पर बात करूँगी। अगर ऐसे ही चलने दिया तो फिर हमारा रिश्ता ख़राब होगा। उनसे बात करो सीधे, ये एक बार तो करनी पड़ेगी कि 9 महीने प्रेगनेंसी के और उसके बाद भी वो 9 महीने की होगी। कैसे आदमी हो जो 18 महीने तुम्हें ज़रूरत ही नहीं पड़ी, कहीं कहीं और खुराक तो नहीं मिल रही उन्हें? सीधी बात। क्योंकि भाई जितना समझ में आया है इस एज तक आते आते, जब तक आप इस चीज़ को नहीं फील कर लेते तब तक तो चलता रहता है सालों साल काम। एक एज आदमी शादी तक की निकाल लेता है, लेकिन जब कोई इस चीज़ में एक बार कर चुका फील एक्सपीरियंस, उसके बाद और सामने वो बंदा है फिर भी आपको कोई इच्छा नहीं हो रही तो कहीं तो कुछ गड़बड़ है ना। मेंटली फिजिकली या आपकी नीड कहीं और पूरी हो रही है, सिंपल। तो एक बार तो आपको बात करनी ही पड़ेगी। इट्स एबनॉर्मल कि 18 महीने आदमी को ज़रूरत ही महसूस नहीं हो रही, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है ना फिर। या तो वो है कि भाई रहते हैं लोग, किसी का लाइफ पार्टनर चला गया, मर गया, कुछ हो गया, वो तो रहता ही है, वो एक अलग चीज़ है। राजी खुशी में। मैम मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, रहने के लिए ऑफिसर लेवल की पोस्ट है बट काम क्लर्क लेवल का है। मैं किसी से ख़राब टोन में बात भी नहीं कर पाती, बहुत इमोशनल पर्सन हूँ, इसलिए ऑफिस स्टाफ रिस्पेक्ट नहीं देते। मन करता है पढ़ाई करके कोई और पोस्ट पकड़ लूँ पर होम पोस्टिंग नहीं मिलेगी। फिर बच्चों को भी पूरा टाइम दे पाती हूँ, क्या करूँ, बहुत कन्फ्यूज़ हूँ। अगर और पोस्ट भी पकड़ लोगी तब भी ये चीज़ तो आपकी पर्सनैलिटी से जुड़ी हुई है ना। तो अपना बदतमीज़ी से बात करना और एक होता है अपना रेपुटेशन के हिसाब से बात करना, फ़र्क है। ये थोड़ी हम किसी को गालियाँ दे के या तू तड़क करके बात करेंगे जब भी हम उससे बड़े दिखेंगे। एक बात करने का लहजा होता है। अधिकारियों को देखो, कई भाई किसी को बहुत ही बड़ी गलती हो गई, कुछ हो गई तो वो झिड़कते हुए दिखते हैं। वो सिर्फ एक रुतबा उनकी बॉडी लैंग्वेज में रहता है, बात करने का तरीका उनका ऐसा रहता है कि वो बदतमीज़ी नहीं कर रहे होते, लेकिन एक रौब झलकता है उनकी बातों से। तो उनको स्टडी करो। और ये आते हैं वीडियो जो इनमें कोऑपरेटिव लोग जो रहते हैं ना, कॉरपोरेट वाला जो वो रहता है, उनको मोटिवेशनल और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोचेस जो रहते हैं उनके सेशन होते हैं। वो कभी देखो वो बोलने चलने हर तरीके की छोटी छोटी बातों पे बताते हैं कि ऐसे करो ऐसे करो। तो अपना एक ऑरा क्रिएट करो, चाहे इस जॉब में हो चाहे आगे की तैयारी करो, लेकिन पर्सनैलिटी में तो आपकी दम पहले आएगा ना, उसमें नहीं। किसी से बदतमीज़ी से बात करके ही थोड़ी, बदतमीज़ी से बात कर लोगी, गाली गुप्तारी भी मैं तो कहूँगा अगर आपने देने लगी तो भी क्या होगा, लोग आपके निकलते ही आपको गाली देंगे, उससे क्या फ़ायदा। तो रौब एक अलग चीज़ होती है, बदतमीज़ी एक अलग है। तो आपको अपने अंदर रौब लाना है। अब सपोज़ करो आपको कोई काम करना है, किसी से कोई काम कोई फ़ाइल लेके जानी है, आप वहाँ जाके मत कहो, उसे बुलाओ, घंटी बजाओ, इधर आओ, नाम लेके बुलाओ, इधर आओ, आए, फिर उसके 2-3-4 सेकंड बाद उसको जवाब दो कि ये लो लेके जाओ। हाथ भी चलने चाहिए, आँख भी चलनी चाहिए, आई कांटेक्ट हो तरीके से। तो उसमें आप गाली नहीं दे रहे हो, लेकिन अपने आप को हल्का मत दिखाओ, सीधे बैठो, अच्छे से ड्रेस्ड अप हो जाएगा। नेक्स्ट, मेरे बेटे के स्कूल में एक लड़का उनको परेशान करता है। आज उस लड़के ने मेरे बेटे पर हाथ भी उठाया। मेरा बेटा बाकी बच्चों की तरह अपना स्टैंड नहीं ले पाता। उसके क्लास टीचर से बात करने की कोशिश करी बट ना वो कॉल रिसीव कर रही है ना मैसेज का रिप्लाई कर रही है। अगर मैं उस लड़के के पेरेंट्स से डायरेक्टली बात करूँ तो भी बात बिगड़ जाएगी और बाद में क्लास टीचर मेरे बेटे को ही डांटेंगी। प्लीज़ मेरी मदद करिए, बहुत परेशान हूँ। मैं जॉब करती हूँ इसलिए उसके स्कूल जाकर भी बात नहीं कर सकती। प्लीज़ रिप्लाई। जितने आप परेशान हो, एक दिन की छुट्टी लो और जाओ उसके स्कूल। सीधे प्रिंसिपल से बात करो अगर टीचर हल्के में ले रही है इस मुद्दे को। बच्चे का सवाल है भाई, हाथ उठाया है, कल को कुछ हो जाए। जॉब, एक दिन की छुट्टी लो और जाओ वहाँ पे बात करो। मैम मेरे हस्बैंड बाहर रहते हैं, शादी को 18 साल हो गए। मुझे भला बुरा बोलते हैं, बच्चों को भी सिखाते हैं। बाकी परिवार तो मंथरा के ख़ानदानी हैं, तो कैसे डील करूं? प्लीज़ रिप्लाई। कैसे ही डील करेगा आदमी। मैम सॉरी फॉर दैट बट ज़्यादा सजे सवरें तो लोग कहते हैं कि किसके लिए सजती है, प्रोस्टिट्यूट कहीं की। हम तो नहीं सजते हैं। एक नॉर्मल बंदी में
मैं तो अपना ही उदाहरण लूँ, मैं बिल्कुल सही तैयार होके जाती हूँ जितना मेरा मन करता है। स्लीवलेस भी पहनूँगी, साड़ी भी पहनूँगी, वेस्टर्न भी पहनूँगी, सब कुछ पहनूँगी, है ना। और मेरे हस्बैंड साथ हों या ना हो, तो ऐसा कहने वाले, ऐसा सोचने वाले एक मानसिक रोगी हैं वो, जो इतना बड़ा लांछन किसी पर लगा रहे हैं क्योंकि वो तैयार होकर निकल रहा है। अगर सामने से कोई बोले ना तो सीधे जो जैसा होता है उसको वैसा ही नज़र आता है। लगता है तुमने कभी मैनेज्ड हुई भी औरतें ही नहीं देखी सिवाय प्रोस्टिट्यूट्स के। या फिर आप सीधे बोल सकते रहे तुम्हें बड़ा पता है प्रोस्टिट्यूट्स कैसे होते हैं, हमने तो कभी सामने से देखा नहीं, लगता बड़ा आना जाना तुम्हारा। मुंह तोड़ जवाब दो, क्योंकि ऑलरेडी फैमिली की तरफ से आपकी बैंड बजी हुई है, और वो क्यों बैंड बजाने दे रही हो। उनको मुंह तोड़ जवाब दो और खूब तैयार होके जाओ जैसे जाती हो, हमेशा भौंकते रहें, ठीक है जी। और रही बात ये कि जी बच्चों को सिखाते हैं, बच्चे जब आपके हस्बैंड बाहर रहते हैं ना, वो बच्चों को जो सिखाएंगे उससे ज़्यादा बच्चे जो आपको देख रहे हैं उस पर ध्यान देंगे, तो उसकी टेंशन मत लो। अगर आप सही हो अपनी जगह, बच्चे नहीं सुनेंगे उनके, उन्हें भी दिखाई देगा हमारा बाप क्या कह रहा है, और एक्चुअल में हमारी माँ ऐसी नहीं है। Ma'am, I love watching your videos. I'm middle-aged lady with 2 children, 21 and 15. I have childhood trauma as my parents were always fighting in my presence. They had a love marriage, but it was a huge mistake and I was always neglected and wanted. I grew up at a relative home as both parents were working and never had time for me. However, I try and forget all this, but it has affected my personality, confidence and overall behavior. How do I deal with this? एक लाइन में आपका आंसर देना चाहूँगी कि जिस परिवार से आप आते हो वो आपके हाथ की बात नहीं है, जो परिवार आप बनाते हो वो आपके हाथ की बात है, आपकी ज़िम्मेदारी वो है। तो आपके माँ बाप ने जो किया आपकी लाइफ में, जो बचपन में रहा, उस पर आपका कोई बस नहीं था। बस आप अब ये कोशिश कीजिए कि पॉजिटिव रहकर आप वो ट्रॉमा अपने तक ही रखें, आपसे आपके बच्चों में नहीं जाए। आप एक खुशहाल परिवार क्रिएट करिए, जैसे जैसे वो परिवार आपके सामने आएगा, आप जियोगे उसमें, ये ट्रॉमा धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। हेलो मैम, आप मेरा आइडियल हो। मेरा क्वेश्चन यह है कि मुझे जॉब मिल गई थी, 1 वीक हो गया था, लेकिन प्रिंसिपल ने बोला बच्चे बड़े हैं, आपको रखूँगी मैं स्पेशल टीचर। मुझे बोला गया आप बच्चे लाओ, मैं कहाँ से लाती, मुझे निकाल दिया। अभी बच्चे नहीं बड़े तो नहीं रख सकते, जिस वजह से मेरा मन दिल सब टूट गया। कहाँ से हिम्मत लाऊँ मैम, अभी की जॉब नहीं है। शाम को 6 बजे वॉलीबॉल खेलने जाते हैं, 9:30 पे आते हैं, जिससे मैं झगड़ा करती हूँ। मैम प्लीज़ बताएं मैं क्या करूँ, मेरे रिलेशन भी अभी से ठीक हों और मैं जॉब के लिए क्या करूँ। थैंक यू मैम हमारी लाइफ में आने के लिए। जब वो कह रही थी ना बच्चे लाए और आपको नौकरी की ज़रूरत थी, तो घर घर घूमती होंगी वहाँ की टीचर्स, कन्वेंसिंग करती होंगी, तो वो आपको भी करनी चाहिए थी। कहते ही हैं पब्लिक स्कूल में तो उसमें 2 ही चीज़ें चलती हैं, या तो आपका टैलेंट, आप एज अ टीचर इतने धांसू हो कि वो आपको एज अ जेम संभाल के रख लें, या फिर आपको एडमिशन लाने होते हैं। तो आपको इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहना चाहिए था। नेक्स्ट, हेलो मैम, मैं अपनी मम्मी से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी, जैसे ही फ़ोन डिस्कनेक्ट हुआ ऐसे आपका वाला वीडियो चल गया। मेरे 4 साल का बेटा आपको अपनी नानी बोल रहा था क्योंकि आप मेरी मम्मी के जैसे दिखते हो। माई फॉल्ट, मेरी मम्मी आपकी एज है। बढ़िया। हस्बैंड ने मेरा माइंड डाइवर्ट करने के लिए यूट्यूब चैनल ओपन करवाया, लेकिन मेरा माइंड शांत नहीं रहता, इनकी बात घूमती रहती है दिमाग में। 2nd फ्लोर पर रहती हूँ, फिर भी पिन करते हैं मुझे, इनसे कोई मतलब नहीं रहता बट इनको रहता है। कैसे मौका मिले बस इसको नीचा दिखाएं, मुझे एकदम ज़ीरो फील करवाते हैं। इस ज़ीरो फील करवाने को ना मोटिवेशन लो, जो आपको ज़ीरो समझता है उसी के सामने तो हीरो बनने का मज़ा है। जी जान लगा दो अपने चैनल में और बड़े बन के दिखाओ। मेरी बॉडी में बहुत पेन रहता है, मेरी डिलीवरी में केयर भी नहीं हूँ। हस्बैंड बोलते हैं हमेशा बीमार रहती हूँ, डॉक्टर को भी दिखाया बट आज तक कुछ नहीं निकला। आपको ना मेडिकल प्रॉब्लम से ज़्यादा ये प्री डिप्रेशन होता है। आप मेडिकल टेस्ट कराओगे सारे सही आएंगे और काम आपसे एक नहीं होने का। बॉडी दुखेगी, थकान होएगी, एंजाइटी होएगी, सांस फूलेगा, ऐसा लगता है मतलब चल ही नहीं रही बॉडी, धक्के ही देने पड़ रहे हैं। लेकिन एक्चुअली जब आप टेस्ट कराओगे ना कुछ नहीं आने का। मेरे साथ हो चुका है ये। तो प्री डिप्रेशन था ये, और मजाक उड़ता था घर में, मजाक इन द सेंस कि देखा कुछ नहीं निकला, होती थी ये चीज़ें। तो भैया ये आपके मेंटल प्रॉब्लम है फिज़िकल से ज़्यादा, लेकिन फिज़िकल इसलिए हो सकती हैं मे बी हीमोग्लोबिन वगैरह कम हो या कैल्शियम कम हो, उससे भी होती हैं चीज़ें। तो थोड़े से सप्लीमेंट है ना,
जैसे वो सुपराडीन वगैरह आती हैं, वो आप ट्राई कर सकते हो। सिंपली मल्टीविटामिन की टैबलेट वगैरह कुछ, और थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे कामों से शुरू करो करना। अपने आप को मेंटली खुश और व्यस्त रखो, धीरे धीरे सब चीज़ें सही हो जाएंगी। और रही बात हस्बैंड की, तो देखो जो कमेंट आ रहे हैं जिनके हस्बैंड एक सर्जरी हो गई या नौकरी छूट गई, काम नहीं कर रहे, देखो लाइफ पार्टनर ऐसे होते हैं, 2 लोग हैं। अब उन 2 में से एक बीमारी पड़ा रहेगा ना, एक अकेला करता करता थक लेता है, इरिटेट हो लेता है, एंड में आकर उसे ये लगता है कि यार इसका तो यही है। समझ रहे हो? तो थोड़ा सा अपने आप को उठाओ और समझो कि ये मेंटल प्रॉब्लम है, दिमाग अपना चलाओ, तब बॉडी अपने आप चलेगी। हेलो दी, मेरा क्वेश्चन है कि हस्बैंड कमाते तो हैं लेकिन सेविंग बिल्कुल नहीं करते, ना मुझे पैसे देते हैं, जब कोई काम होता है तो खुद ही ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, जैसे मैं क्या करूं? बहुत शौक पूरे करते हो पर ज़रूरी काम ही करते हैं, मैं क्या करूं? मांग लो अपने लिए पैसे कि मुझे कुछ पैसे चाहिए। काय के लिए चाहिए? मुझे बैंक में डालना है, सेविंग करनी है। सोच लो कि ये मेरे को ये ख़रीदने हैं, मुझे महीने के 2000 रुपये दे दो, सोच लो मैं कपड़े ले रही हूँ। अपने खर्चों में कटौती करके और वो पैसे सेव करना शुरू करो। अपने आप धीरे धीरे समझेंगे कि यार अपने खर्चों में कटौती करके पैसे बचा रही है, थोड़े से मैं भी डाल देता हूँ, है ना। अपने ऊपर थोड़ा सा लो परेशानी, फिर धीरे धीरे शायद वो सही हो जाए। दीदी एक बात बताओ, सब लोग अपने घर में खुल के बात करते हैं पर बाहर हर दूसरे आदमी के साथ एक अलग पर्सनैलिटी कैरी करनी होती है, जैसे कुछ इंट्रोवर्ट टाइप, क्या फ्रेंड्स क्या एक्सटेंडेड फैमिली के साथ कैसे सीखें ये स्किल, अलग जगह पे अलग पर्सनैलिटी क्रिएट करना, फिर खुश रहना, जो कि आप में कूट कूट के भरा हुआ है। खुद ही सीखोगे आप धीरे धीरे जब इस चीज़ पर काम करते रहोगे। ऐसा होता है ना, आप नॉर्मल टोन में जैसे घर पे बात कर रहे हो, आपको लग रहा है मेरे में कूट कूट के भरा है, ये मैंने कूट कूट के खुद को सीखा है कहना चाहिए। मैं जैसे घर में हूँ वैसे ही मैं बाहर बोल देती थी, जैसे मैं अपने घर में बात कर रही हूँ वैसे रिश्तेदारी में, इवन शादी के बाद ससुराल की रिश्तेदारी में ही बोल देती थी। तो मेरी फजीयतें हुई हैं, है ना। मेरा इस बात पे मेरे को बोला गया है कि भाई तेरे को बोलने की तमीज़ नहीं है, या तू मतलब कहीं भी कुछ भी बोल देती है, मुंह फट है। ये चीज़ें मुझे सुनने को मिली तो फिर बुरी लगी, है ना। मैं कहती हूँ ना हमेशा कि टोंट को हमेशा नेगेटिव मत लो, फिर बुरी लगी तो मुझे लगा कि मुझे इस पर काम करना चाहिए, क्योंकि केवल मेरे घर वाले ही नहीं कह रहे, जो ससुराल वाले थे, ऐसा नहीं कि वो मेरे खिलाफ हैं, लेकिन फिर वो मैंने नोटिस किया कि वो लोग घर में कितना बोल रहे हैं, वहाँ पे कितनी नपी-तुली बात कर रहे हैं, और मैं जैसे घर में बोल रही हूँ वैसे वहाँ पर बोल रही हूँ। तो कहीं ना कहीं मैं नोटिस कर रही हूँ, फिर बाद में उस स्थिति को रिकॉल कर रही हूँ कि जिन लोगों के सामने बात करी थी ना, वो भी मुझे कनखियों से देख रहे थे। तो मैंने अपनी और अपने साथ साथ जो मेरे साथ गए थे ना कहीं उनको भी लेट डाउन कर दिया कि यार इनकी बहू कितनी चबड़ चबड़ करने वाली आई है। समझ रहे हो? तो धीरे धीरे ये चीज़ें आई कि हाँ अच्छा, ये हर कोई आपकी इतनी क्लोजनेस डिज़र्व नहीं करता, थोड़ा बोलना है ठीक है। मतलब हर एक के साथ आप अपना दिल खोल के बात नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है। वही लघु अति लघु और दीर्घ उत्तरीय वाला जो मैंने सबसे पहले बताया ना, वो यहाँ एंड में भी है। नेक्स्ट, मेरे हस्बैंड अपने इंडियन आर्मी में हैं और मैं अपने ससुराल में रहती हूँ। मेरे सास ससुर के साथ मेरी सास बहुत गुस्सैल है, मेरे हर काम में कमी निकालती है, उसको बहुत सफाई चाहिए हर चीज़ में। मेरे हिसाब से मैं बहुत सही काम कर लेती हूँ घर का, बट उसको लगता है सब उसके अकॉर्डिंग करूँ, सब कुछ उससे पूछ करो, छोटा सा काम भी अपनी मर्ज़ी से उसको बताए भी ना करो तो उसका मुंह बन जाता है। जैसे कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करना अपनी मर्ज़ी, या कुछ बनाना, इवन मैं फ़ोन पर किसी से बात करूँ मजाक में कुछ बोलूँ तो उसमें भी ऐसा क्यों बोल रही है, ये क्या तमीज़ है। सारा दिन काम करके दिन में रेस्ट कर लूँ तो भी उसे दिक्कत है, उसे सिर्फ मैं काम करते हुए दिखनी चाहिए। जैसे अगर झाड़ू पोछा रोटी बर्तन सब हो गया तो रसोई को रीसेट करो, अगर ना करूँ तो खुद करने लग जाती है, फिर मुंह बना लेती है, सारा दिन गिनती रहती है कि मैंने ये किया वो किया। भैया वो दिमाग से वो हैं, आप बैठो ये उन्हें चैन नहीं पड़ेगा। जैसे वो होता है ना, कुछ मालिक होते हैं कि अगर नौकर खाली बैठा तो तुरंत दूसरा काम ढूंढ लेते हैं, सेम। तो उनको आप खुश नहीं कर पाओगे कभी भी, सारी ज़िंदगी मिलके भी। तो आपकी प्रॉब्लम यह है कि जब आप अपने हिसाब से कुछ करने जाती हो उनका मुंह बन जाता है। तो बनने दो, बने हुए को बिगाड़ो मत। आपको जो करना है, जो आपके हिसाब से आप बिल्कुल सही करती आ रही हो वो करती रहो, क्योंकि अपने आप में चेंज करने की गुंजाइश क्या है कि अरे भाई मम्मी जी को बुरा लग रहा है, ये नहीं करते हैं, आप ये नहीं करोगी तो जो करोगी वो बुरा लगेगा। तो एक आदमी जब खुश होना ही नहीं तो उसकी खुशी के लिए क्या ही सेक्रीफाइस करना।
अपना जो सही लग रहा है वो करते रहो, मुँह तो उनका बना ही रहेगा, उसे कौन बिगाड़ने वाला पैदा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर एपिसोड 92 के 152 हो गए हैं। अब कमेंट इतने में कर रही थी, अब इसमें से मैंने छोड़े हैं 7-8 आज। ठीक है, वीडियो फिर भी लंबा हो रहा है, लंबे क्वेश्चन नहीं पढ़ पाऊँगी, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं पढ़ पाऊँगी। ठीक है, शॉर्ट और क्रिस्प में अपनी बातें रखना सीखिए, ताकि यहाँ पर और 2 बजे के बाद जल्दी से जल्दी कमेंट किया कीजिए जब भी वीडियो लाइव होती है, या 2 बजे। ठीक है, क्योंकि आगे आगे अब कमेंट्स की संख्या बढ़ रही है, 2 घंटे के वीडियो तो बनने मुश्किल हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं अगर छोड़ने की बारी आई तो मैं पहले वाले कमेंट ज़रूर पढ़ूँगी, बाद वाले छोड़ूँगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये एपिसोड ख़त्म होता है। अब एपिसोड 93 के जवाब लेकर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे सॉर्टेड एंड स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।